भ्रष्टाचार क्या है? जैन बोले कि साधु संत महात्माओं का तो अपमान हो रहा है, वैश्याओं का और जो बॉलीवुड के क्षेत्र है या जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, क्योंकि बात हम भ्रष्टाचार संबंधित कर रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है इसमें। देखिए, भ्रष्टाचार से तो अमीर लोग ही पनप रहे हैं। एक आम जैसे मान लो कोई सब्जी वाला है या ठेले वाला है जी, वो भी भ्रष्टाचार के दायरे में कैसे फंस रहा है? मानव निर्मित जितनी समस्याएं हैं, किसी भी समस्या का समाधान संभव है और अगर मीडिया चाह ले तो भ्रष्टाचार का काफी हद तक निवारण हो सकता है। अब दूध का धुला तो कोई नहीं है। कानून का उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जाइए आप आरटीओ चले जाइए, आप यूनिवर्सिटी चले जाइए, अरे अब कहने वाली बात क्या है, आजकल तो कोर्ट में भी लोग देखते होंगे कि कहने वाली बात नहीं कि जो भी अपने छुड़वाने के लिए जाता है या किसी केस के लिए लड़ रहा होता है तो उसमें भी कहाँ वो पैसा देता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो नियम और कानून है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं। आर्टिकल लिखा था और प्रेस में भी दिया था कि कानपुर धूल, धुआं और प्रदूषण से त्रस्त है। मैंने उसके काफी भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान भूत की बात कर कहते हैं लेकिन दिखते नहीं, भगवान कहते हैं लेकिन दिखते नहीं। वैसे ये भी एक सब चीज है। इसमें हमारे 3 ग्रुप हैं, हाई इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप। ये लोग तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम ना हो। अगर बड़ी बारीकी सी बात है कि मतलब आप या तो धार्मिक बन जाइए, या तो नेता बन जाइए, या तो दलाली कर लीजिए। ये 3 ऐसे पॉइंट। ये कोई भ्रष्टाचार निवारण कोई छोटा मोटा कृत्य नहीं है। छोटी युवाओं को आगे बढ़ चल के हिस्सा लेना चाहिए ना इसमें। आप हमारे जनप्रतिनिधि ने डीएम साहब को ये मना कर दिया कि ये ओवरहेड बैरियर्स नहीं हटेंगे। आपसे ये भी समझेंगे कि भ्रष्टाचार हर कोने में लिपटा है जी। फंस गया अधिकारी और खुद के बीच में। अब यहाँ ना तो दलाली काम आ रही, ना तो यहाँ पे साधु महात्मा काम आए और ना यहाँ पे और लोग काम आए। लेकिन आज के समय में हमको लगता है सबसे ज्यादा धन के पीछे लोग भाग रहे हैं। लेकिन कितनी चीजों में अभी तक सफलता मिली, अगर पॉइंट पे बात करें 1 2 3 4 10 20 50। तो योगी जी को टारगेट लेके चल रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी को लेके चल रहे हैं या जनता को लेके चल रहे हैं? दूसरी तरफ को जो है भ्रष्टाचार ने, अगर मैं कहूँ इनका भक्षण कर लिया है तो गलत नहीं होगा भाई। जाने के लिए ये तो समय बताएगा कि भैया रील बनाओ, कंटेंट बनाओ, पैसा कमाओ, नौकरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन लोग लगते रहते हैं कि सरकार की चाटुकारिता करता है जिसको दिखाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जो है, आपकी बात हम समझ गए, भ्रष्टाचार मुक्त जो आप लेके चल रहे हैं फाउंडेशन जो है, किस हद तक जा सकते हैं इसको करने काम कर? जब हवा प्रदूषित होने लगे, जल में जहर घुलने लगे, शिक्षा में असमानता आने लगे और साधु संतों का अपमान होने लगे और वैश्याओं का सम्मान होने लगे, नेता अभिनेता बनने लगे और अभिनेता नेता बनने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। आज एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में आज हमारे साथ हैं विनोद श्रीवास्तव जी, जो कि एक अपना टारगेट लेके चल रहे हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर भी। उस टारगेट का नाम है जिसको आपने पहले भी सुना होगा, चाहे वो आज से 2 साल पहले की बात करें, चाहे 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले। लेकिन अमूमन इंडिया में वो चीज लागू अभी तक नहीं हो पाई है। उसी कतार को और उसी ध्वजा को लहराते और फहराते और आगे बढ़ाते विनोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ में। इनका एक टारगेट है कि भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन। ये एक तरीके का एनजीओ है। कैसा एनजीओ है ये? भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन भारत में ही है या भारत के बाहर भी है? क्या ऐसा होने वाला है? इन सारी चर्चा के साथ में इस पूरी वार्तालाप में आप इस चीजों को बारीकी से समझ पाएंगे कि देश और दुनिया के बदलते वक्त में ये भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन क्या करेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आप कैसे हैं? बस कुशल मंगल है। फिलहाल हम बात आपसे कर रहे थे कि एक बड़ा नाम है, सभी व्यक्ति जानते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन कहाँ से आया? कैसे आपके दिमाग में उपज हुई कि इसको हम लाएं और हम क्या करके दिखाएं? हेलो व्यूअर्स, मैं वीके श्रीवास्तव, अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन। मित्रों, ये फाउंडेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति से प्रेरित संस्था है और ये हमारी सेक्शन 8 के 2013 गैर लाभकारी गैर राजनीतिक कंपनी कॉर्पोरेशन मामलों के मंत्रालय एवं नीति आयोग भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। मित्रों, हमारे देश में 2 चीज बड़ी गंभीर रूप से हैं। नंबर 1 पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है भ्रष्टाचार। और ये दोनों ही हमारे देश में अपनी जड़ें पूरी तरीके से मजबूत कर चुकी हैं। अब हमारा जो लक्ष्य था वो 5 मुद्दों को लेकर के चला। पर्यावरण संरक्षण में भ्रष्टाचार निवारण कैसे हो, दूसरा है स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार कैसे निवारण हो, तीसरा है शिक्षा विभाग में, चौथा है
सड़क सुरक्षा में दैनिक अनुशासन पर जागरूकता अभियान, और 5वां है प्लास्टिक मुक्त अभियान भारत में किस तरह से लागू हो जिससे हम इससे मुक्ति पा सकें। ये सारी चीजें आप जो बता रहे हैं आपने पॉइंटों में गिना दिया, 1 2 3 4 5, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य चीजें। जी जी। इस फाउंडेशन की जो गतिविधियां क्या हैं और ये कैसे काम करेंगे? और जी देखिए, पहले हम बता दें कि इस संस्था का संकल्प क्या है। पहला संकल्प है शासन प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी बनाना, पहला। दूसरा है सरकारी सेवाओं में ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता। तीसरा है जनता की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निवारण हमारी संस्था कर सके। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना। मित्रों, भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह पहुंचाने में हमारी मदद करें, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। ये बताइए सर कि इस टीम में कितने सदस्य हैं अभी जो काम कर रहे हैं? हमारी टीम में कुल 7 सदस्य हैं। पहला अध्यक्ष, दूसरे डायरेक्टर, तीसरे उपाध्यक्ष, चौथे कोषाध्यक्ष, 5वें विधिक न्यायों के बारे में जो देखते हैं, और 6वां है हम सूचनाओं से संबंधित हैं। अगर हम बात करें कि भारत में भ्रष्टाचार है, आपके दिमाग में कहाँ से उपज आएगी? कौन सा ऐसा वाक्य हुआ था जो आपको लगा था कि यहाँ से भ्रष्टाचार जन्म ले रहा है? पहला वाक्य बता सकते हैं आप? मैं इसको जो है ना कुछ इस तरह से इसका शुरुआत कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार क्या है। जैसा कि शब्दों से प्रदर्शित है, भ्रष्ट आचार। भ्रष्टाचार तो छोटी चीज से भी होता है और भ्रष्टाचार बड़ी चीजों में होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम कहीं ट्रैफिक में जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल जो है रेड है, हमने देखा इधर उधर आपके पुलिस वाले, यातायात पुलिस के लोग इस नहीं हैं या वो लोग इधर उधर देख रहे हैं, हम लोग रेड सिग्नल होते हुए भी हम उसको क्रॉस कर जा रहे हैं, उसको ओवरलुक कर जा रहे हैं। ये है हमारे छोटे स्तर का भ्रष्टाचार। यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू हुआ। एक्चुअली क्या है, मेरी इस संस्था के पहले माँ दुर्गा पर्यावरण संरक्षण विकास समिति के नाम से एक संस्था हमारी चलती थी, जिसमें हमने ये देखा कि पर्यावरण संरक्षण में भ्रष्टाचार जो है हमारे आखंड तक भरा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं है, किसी चीज़ में पनपा है, वो है हमारा पर्यावरण संरक्षण। बहुत अच्छी बातें आपने बताई फिलहाल, लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में तो समझ ही रहे थे, लेकिन हमें लगा कि आपसे ये भी चीज़ समझ लेनी चाहिए कि भ्रष्टाचार अगर आप लेके चल रहे हैं, अलग आपने जगाई है, जी जी, उम्मीद भी रखे होंगे कि हमने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया है जी, तो इसमें आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या आपको रास्ताएं दिखेंगे इसमें? देखिए, ये कोई भ्रष्टाचार निवारण कोई छोटा मोटा कृत्य नहीं है, छोटी कृत्य नहीं है। भ्रष्टाचार के आड़े सभी लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, राजनीतिक पॉलिटिशियंस आते हैं और हमारी जनता है। एक्चुअली क्या है, भ्रष्टाचार का जो मुख्य कारण है वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन में तो नस नस पे भरा हुआ है जी। तो आप क्या विरोध में जाएंगे उनके? देखिए, हमारे विरोध की कोई मंशा नहीं है। आगे भी हम चाहते हैं इन लोगों को साथ में लेके हम इस राह में आगे बढ़ें, क्योंकि अगर इन लोगों से नहीं, साथ में कैसे लेके चल सकते हैं? साथ में तो अगर वो भ्रष्ट अधिकारी है या भ्रष्ट नेता है, तो अगर वो भ्रष्ट है तो साथ में नहीं रहेगा ना। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे ना। अब तो सवाल वही है कि क्या आप उसके साथ में चलेंगे या उसका विरोध करेंगे नेता का? नहीं, विरोध भी नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे साथ में लेके चलने की, जिससे हम आप मुद्दों की बात करेंगे। अगर आप सिर्फ हम मुद्दों की बात करेंगे, मतलब उसमें अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वो खड़े हैं तो आप उनके साथ में, अगर वो भ्रष्टाचार से लिप्त है तो शायद नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक संवाददाता ने हमसे प्रश्न किया था मोबाइल पर रिंग करके कि कानपुर में जो सीएमओ वर्सेज डीएम का जो प्रकरण चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मैंने ये कहा था कि देखिए भाई, प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए और राजनीति को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। राजनीति का काम जो है, जो निर्धारित वो करें और अधिकारी का जो काम है वो करें। एक हमारा दिमाग में सवाल आ रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये गरीबी में कैसे ताल्लुकात रखता है? या गरीबी के लिए है कि अमीरी के लिए है? कैसे तालमेल देखते हैं इन दोनों में? देखिए, गरीबी लोग ज्यादा खा जाता है, अमीर लोग पनप रहे हैं इसमें? देखिए, भ्रष्टाचार से तो अमीर लोग ही पनप रहे हैं, तभी अमीर बने है ना, तभी अमीर बने। और आज ये लोग जो है बड़ा इस बात के महत्वाकांक्षी हैं कि हम जल्दी से जल्दी धनवान बने। सही बात है। और धनवान बनने का जो शॉर्टकट मेथड है, अपना ले रहे हैं। शॉर्टकट मेथड है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। पहला है धर्म से आप जुड़ जाइए।
दूसरा है आप राजनीति से जुड़ जाइए, तीसरा आप दलाली करिए, और ये तीनों ही किसी इनकम टैक्स की दायरे में नहीं आते। वाह वाह, क्या बात आप बताई है। बड़ी बड़ी बारीकी सी बात है कि मतलब आप या तो धार्मिक बन जाइए, या तो नेता बन जाइए, या तो दलाली कर लीजिए। ये 3 ऐसे पॉइंट आपने बताए हैं। इसमें कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, सबसे बड़ी और बात। जितने भ्रष्टाचारी हैं ये किसी न किसी एक रूप में आपको मिलेंगे। सही बात है। अच्छा, आपने बीच में एक लाइन बोली थी आपसे या दर्शकों से भी बोली कि वर्तमान समय में देश दुनिया में तो क्या हालात है सबको पता है, आप जी। टीवी और अखबारों में भी देख रहे हैं। जी। हमने एक लाइन बोली कि साधु संत महात्माओं का तो अपमान हो रहा है, वैश्याओं का और जो बॉलीवुड के क्षेत्र या जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, क्योंकि बात हम भ्रष्टाचार संबंधित कर रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। क्यों क्यों? देखिए, आप बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म का सही अर्थ क्या है, पहले हमें ये जानना चाहिए। धर्म को आध्यात्मिका से जोड़ दिया है, जो कि ये गलत है। धर्म का मतलब होता है हमारे कर्तव्य, माँ के प्रति कर्तव्य, पिता के प्रति कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य। ये कर्तव्य जो है, इंग्लिश में अगर हम इसको बात कहें कि धर्म इज ए प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, और ये जो रूल्स हैं हमारे वेद पुराण में लिखे हैं, उनका हम धारण करें, उनका अनुसरण करें, इसको हम धर्म कहते हैं। अब बात आई है धर्म में। आपको ये अच्छी तरह पता है कि आज हमारे जितने कथावाचक जितनी तेज़ी से भारत में पनप रहे हैं, अगर उनके बारे में अगर हम विचार करें तो एक चीज़ उभर के आती है, आखिर ऐसा क्या है कि लोग जो है इस तरह भाग रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर इन कथावाचकों का पूरा आप लें तो ये लोग कोई राम कथा कहते हैं, कोई शिव पुराण कहते हैं, कोई भगवद गीता कहते हैं। इसका जो मकसद ये है, वो सारी चीज़ें तो हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन हम लोग उन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। उसी को ये लोग दोबारा कह करके उसमें 25% तो वेदों से संबंधित रहती हैं, और 75% हमारे इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं। उसमें वास्तव में आप ये देखिए, उसमें भी ये आता है कि जो कहते हैं दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी लाइन से संबंधित हो। 100% तो कोई प्योर नहीं है। अब अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ले तो इस समय आप मीडिया में खूब सारे नाम है जो आप देख रहे होंगे कि जो धर्म से बचने के लिए धार्मिक क्षेत्र में आए हैं। पहले भी रहे, आज भी रहे, वो चाहे कोई भी काल रहा हो। आज तो कलयुग चल रहा है, ठीक है ना, कलयुग में तो और पनपेंगे। खैर, हम बात आपकी भ्रष्टाचार की कर रहे थे। हमने आपकी बात को समझ लिया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार से संलिप्त जो भी व्यक्ति होगा वो उस दायरे में आता है, उसके खिलाफ में है, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और वो अभी मैंने आपसे जो पहले बताया कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, इन तीनों में से कोई ना कोई रूप अपनाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक जब आप बात करते हैं तो हमने एक लाइन इसके इतर है, इसके इतर में ये है कि भ्रष्टाचार अगर हम एक आम, जैसे मान लो कोई सब्जी वाला है या ठेले वाला है जी, वो भी भ्रष्टाचार के दायरे में कैसे फंस रहा है। वो उसका अगर कोई काम पड़ रहा है किसी भी क्षेत्र में, मान लो बिजली विभाग से पड़ रहा है या किसी भी विभाग से पढ़ रहा है, शिक्षा से पढ़ रहा है, मेडिकल से पढ़ रहा है, तो वो भी किसी अधिकारी के चक्कर काट रहा है, तो वो फंस गया अधिकारी और खुद के बीच में। अब यहाँ ना तो दलाली काम आ रही, ना तो यहाँ पे साधु महात्मा काम आए, और ना यहाँ पे और लोग काम आए। भ्रष्टाचार तो इन दोनों के बीच में ही हो गया। हमें जो आज तक का अनुभव है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो नियम और कानून है, वो ऐसा लगता है कि सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं, और जो हमारे धनाढ़ लोग हैं उनके लिए ये नियम कानून लागू नहीं होते हैं। वो पैसे के बल पे इन नियम कानून को अपने अकॉर्डिंग ये लोग सांचे में ढाल लेते हैं। तो इस नियम कानून का उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वास्तविकता देखें तो ये गरीबों के लिए ये है, जो बेचारे जिनका काम है तो रोज़ कुआं खोदना और रोज़ प्याज भिगाना। लेकिन कहते हैं भारत में तो कानून सबके लिए बराबर है, उसी कानून के दायरे में सब आते हैं। कोई भी नियम बनाया जाता है उसमें गरीब भी है और अमीर भी है। हमारे यहाँ 2 पैरेलल कानून चलते हैं, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। ये सभी लोग हमारे जितने अधिकारी हैं और जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये कहीं ना कहीं जो है धन से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रायोरिटी है धन कमाना। पहले पॉलिटिशियंस जो है वो त्याग की भावना से आते थे और जनता उनको चुनती थी, लेकिन आज क्या है, आज पार्टी उनको चुनती है। और पार्टी किस आधार पर चुनती है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सभी लोगों को मालूम है कि ये एक व्यवसाय है। राजनीति आज के डेट में एक व्यवसाय के रूप में पनप रही है। हम थोड़ा आपके एनजीओ के बारे में बात कर लेते हैं। जी करिए। आपने बात की कि हम एनजीओ का कार्य देख रहे हैं भ्रष्टाचार,
मुक्त फाउंडेशन इसका नाम है, रजिस्टर्ड है फिलहाल ये। हमने इसमें एक फ़ोटो देखी जो आप भी देख रहे हैं, शायद योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन सवाल इसमें ये पनपता है कि आप योगी जी को टारगेट लेके चल रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चल रहे हैं या जनता को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर है जिसमें धन बना हुआ है, एक तरफ योगी जी बने हुए हैं, इसको क्या आप बताएंगे? देखिए, जो धन बना हुआ है वो रिश्वत लेते हुए का चित्र है, और इसके साथ हमने नीचे भी एक चित्र दिया है पंपलेट में, जिसमें लगा है वो इस बात का द्योतक है कि जो भ्रष्टाचार है उसका अंतिम परिणाम ये होगा। कहाँ कहाँ तक रोकेंगे आप? लेकिन आप किसी भी विभाग में जाइए, आप आरटीओ चले जाइए, आप यूनिवर्सिटी चले जाइए, अरे अब कहने वाली बात क्या है, आजकल तो कोर्ट में भी लोग देखते होंगे कि कहने वाली बात नहीं कि जो भी अपने छुड़वाने के लिए जाता है या किसी केस के लिए लड़ रहा होता है तो उसमें भी कहाँ कहाँ वो पैसा देता है। कैसे लड़ेंगे? देखिए, आपने लड़ने की बात कही है। एक तो ये है कि मानव निर्मित जितनी समस्याएं हैं, किसी भी समस्या का समाधान संभव है, और आजकल जो भी ये है सब मानव द्वारा पैदा की हुई समस्याएं हैं। अब आप ये कहेंगे कि आप इसको कैसे दूर करेंगे, तो हम उदाहरण देते हैं। जो राम सेतु बना था उसमें जो गिलहरी का योगदान था, हम उसको कम से कम जो प्रयास है उसको मान करके चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने, मतलब ये तो है पुराणों से जोड़ दी अपनी बात को आपने, जो है भ्रष्टाचार फाउंडेशन को लेकर के। खैर अच्छी बात है, लेकिन अब हम आपसे ये भी समझेंगे कि सवाल ये है कि सीधे तौर पर आपने अब अलग जगाई और आगे बढ़ रहे हैं। कैसे युवा आगे बढ़े? क्या कोई स्कूल्स आपने ऐसे छाने भी नहीं भारत में कि उनको लेकर के साथ चलेंगे, उनके बच्चों को दिशा देंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो? कुछ तो आपका ऐसा प्लान होगा कि भारत की युवा भी इससे जुड़े, चाहे वो 10 क्लास का बच्चा हो, चाहे वो एमटेक बीटेक या किसी भी फील्ड से आता हो, अगर वो युवा है 25 से 20 से 25-30 साल के बीच में, कैसे उसको आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं के बारे में एक बात कह रहा हूँ। जो आज जो हमारी शिक्षा विभाग का या शिक्षा का जो दोस्तीकरण हो रहा है, उसमें मेन योगदान हमारा मोबाइल सिस्टम है। आज हमारे युवा पढ़ाई कम, मोबाइल पे रील बनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अरे तो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया रील बनाओ, कंटेंट बनाओ, पैसा कमाओ, नौकरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन सरकार भी इसको प्राथमिकता दे रही है। देखिए, हम लोग मोदी जी को या पॉलिटिशियंस को क्यों याद करते हैं? जब हम किसी भ्रष्टाचार से हम प्रभावित होते हैं तब हम इन लोगों को याद करते हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम ना हो। अगर भ्रष्टाचार कम हो गया तो हम इनको पूछेंगे नहीं। मतलब योगी जी भी चाह रहे हैं, मोदी जी भी यही चाह रहे हैं। भाई देखिए, मोदी जी इस समय यही चला रहे हैं। मोदी जी और योगी जी में थोड़ा सा नहीं, बहुत अंतर है। योगी जी जिस स्ट्रीम से आए हैं वो बड़ा एक अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो प्रयास किए हैं वो आज के समाज में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहे हैं, और उन्हीं के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस से प्रेरित होकर के हमने ये संस्था बनाई है। अभी हमारी संस्था को बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन इसमें हमने काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया है और हमें सफलता भी मिल रही है, और आगे इससे ज़्यादा सफलता मिलेगी। अभी आपने देखा होगा कानपुर के पनकी में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है। पहली बात तो ये है, उसमें भी सरकार का बड़ा इन्वॉल्वेशन रहा था। लोगों, जो मजदूर वहाँ के थे, जो काम करने वाले थे, वो विरोध कर रहे थे कि ना टूटे, फिर से उसको नया बनाया गया। अगर मैं कुल मिला के ये कहूँ कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन जो है भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा गढ़ है। अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तो योगी जी मैं उसको मोदी जी को भी देखना मैं उसको देखिए, ऐसा है, भ्रष्टाचार कोई भी कर सकता है, बस उसकी स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। भ्रष्टाचार आप क्यों करते हैं? कि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो। मकसद क्या है? हमारा लोभ लालच, और लोभ लालच कई तरीके के होते हैं, और लोभ लालच कई तरीके के होते हैं। लेकिन आजकल जो देखने में आया है, लोग सब एक ही तरफ भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा धन की तरफ भाग रहे हैं, हमें लगता है पैसे की तरफ भाग रहे हैं सबसे ज़्यादा। पहले होता था, लोग कहते थे कि जो है लोग ज़मीन के पीछे भाग रहे हैं, किसी की औरत के पीछे भाग रहे हैं, लड़की के पीछे भाग रहे हैं, मतलब ऐसा चला आया जो सिस्टम। लेकिन आज के समय में हमको लगता है सबसे ज़्यादा धन के पीछे लोग भाग रहे हैं। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि धन से हम नींद नहीं ला सकते, धन से हम नींद नहीं ला सकते, धन से हम भूख नहीं बना सकते। ये तो आप आध्यात्मिक बातें करने लगे, मतलब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे अपन लोग। नहीं तो ये उससे कंप्लीट है भ्रष्टाचार नहीं। हाँ खैर, लेकिन जुड़ा उसी से है। जब भ्रष्टाचार आपका कम होगा तो नींद आपकी अच्छी आएगी, और जीवन इसीलिए शायद मिला हुआ है कि हर व्यक्ति का दिल और दिमाग अच्छे से काम करे और अच्छी तरीके से राह पकड़े। तो मैं जो कहने वाला था कि यहाँ से कोयले की राख बहुत भयंकर रूप से आ रही थी,
पूरी जनता त्रस्त थी। मैं उस समय बेंगलोर में था, यहाँ से बहुत लोगों के फ़ोन आए कि श्रीवास्तव जी यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी आइए तो इसका कुछ निवारण आपके द्वारा ही हो पाएगा। मैं 20 जनवरी को कानपुर आया और 21 तारीख को मैं करीब 17-18 यहाँ के जो जनप्रतिनिधि या जनता के नुमाइंदे थे उनको लेकर के मैं जीएम पावर हाउस से मिला। तो मैंने उनको अपनी समस्याएं बताई, क्षेत्र की समस्या बताई जिससे लोग पीड़ित थे, जिससे लोग बीमार हो रहे थे। तो उन्होंने इस समस्या को बड़ा कैजुअली लिया। उन्होंने हमारा अटेंशन डाइवर्ट किया। आपको सिर्फ जो है पावर हाउस से धुआं कालिक निकल रही वही आपको दिखाई देता है, आप सड़कों पे देखिए कितनी धूल उड़ रही है। हमने कहा हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं, उसके क्या क्या कारण हैं उन पे हम एक एक करके उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जो है, आपकी बात हम समझ गए। भ्रष्टाचार मुक्त जो आप लेके चल रहे हैं फाउंडेशन जो है, किस हद तक जा सकते हैं उसको काम करने के लिए? ये तो समय बताएगा। अरे फिर भी समय कुछ आप प्रयासरत हम हैं जी, और उसकी कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हम कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, ये कैसे काम कर रहा है आपका जो पूरा भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन है? ये कैसे रोड मैप इसका आपका क्या है पूरा, कम शब्दों में अगर आप बताएं कुछ। देखिए ऐसा है, जब कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो सबसे पहले हम आरटीआई उस विभाग के ऊपर आरटीआई से पूछते हैं कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, इनमें आपका क्या क्या, इस चीज़ में क्या क्या आप जो है कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनको आरटीआई डाल करके ये पूछते हैं कि इसका कारण क्या है और ये कब से है, क्या आप EIA या EC में जो आपके अनापत्ति प्रमाण पत्र में जो दिए गए थे उनका आप पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं उनके जवाब में लिख के आती हैं। एक्चुअली उस समस्या की जो आरटीआई से हमें जो जवाब मिलता है वो एक फाउंडेशन हम तैयार करते हैं, उसी फाउंडेशन के ऊपर हम जो है कार्य करते हैं कि उसके नियम कानून क्या हैं। हम उसको जनहित याचिका के जरिए लोगों को जागरूकता कर रहे हैं। कितनी चीज़ों में अभी तक सफलता मिली अगर पॉइंट पे बात करें? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50? मैं आपको मल्टीपल बता सकता हूँ। हाँ, सबसे पहले नहर के बगल में एक RCC रोड बनी। नहीं, काउंटिंग में आप बता दीजिए, काउंटिंग में 1, 2, 10। अगर चर्चा न करें तो फिर वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है, ठीक बताइए। मैं बहुत ब्रीफ में करूँगा। नहर के बगल में RCC रोड बनी थी, उसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज वेरी पुअर। इसका भेद ना खुल जाए कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पुअर है तो ठेकेदार ने क्या किया है, उस पर ओवरहेड बैरियर्स 2 जगह लगा। उस बैरियर का जो पर्पज़ था वो पर्पज़ ये था कि कोई हैवी व्हीकल्स ना निकले। अगर हैवी व्हीकल्स निकलती तो वो जो है सड़क टूट जाती। तो मैंने इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से मिला। जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत जो है उसके लिए DCP ट्रैफिक को और ACM 7 को कहा कि स्थल का निरीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करें, और उन दोनों ने जो आख्या प्रस्तुत की वो हमारे पक्ष में थी, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच हमें विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि हमारे जनप्रतिनिधि ने DM साहब को ये मना कर दिया कि ये ओवरहेड बैरियर्स नहीं हटेंगे। कौन है जनप्रतिनिधि? नाम लेना ठीक नहीं है। नहीं ठीक, अरे आपके जनप्रतिनिधि है वो तो सभी को पता है, उसमें कौन सी नई बात है? हमारे जनप्रतिनिधि माननीय श्री सुरेश मैथानी जी हैं। जब मैं दोबारा DM साहब से मिला तो उनकी भाषा चेंज हो चुकी थी फिर, लेकिन मुझे इसको ऊपर लेवल पे एस्केलेट करना था। मैंने उसका एक अच्छा ज्ञापन बनाया और उस ज्ञापन में जो रिपोर्टें उन लोगों ने दी थी उसका प्रिंट आउट निकाल करके उस ज्ञापन के साथ मैंने अटैच करते हुए यहाँ के कमिश्नर महोदय से मैं मिला। राजशेखर जी थे उस समय कमिश्नर साहब। मैं उनसे मिला कि साहब इस रोड पे बैरियर लगने से एक तो ये है कि जितना हैवी ट्रैफिक है वो उधर से नहीं आ पा रहा, वो हमारी जो मेन सड़क है जिस पे 5 बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ से होके गुजर रहे हैं और उस दौरान एक महिला की मृत्यु भी होगी। वो बैरियर जा रहे थे, डंपर से टकराने के बाद उस आदमी की महिला की मृत्यु होगी, आदमी को हॉस्पिटल ले गए। तो ये समस्या बड़ी गंभीर थी, लेकिन हमारे अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि इस बात का उन्हें कोई ख्याल नहीं था। जब मैं राजशेखर साहब से मिला, मैंने उनको समस्या बताई तो उन्होंने तुरंत उस पर आदेशित किया और उसके कुछ दिनों में ही नगर निगम की टीम गैस कटर लेके आई और बैरियर्स को काट करके वो ले गई। और DCP उस समय थी रवीना त्यागी मैडम से हमने रिक्वेस्ट किया क्या वहाँ से बैरियर हट गया है, इस सड़क पे जो मेन सड़क है यहाँ पनकी की, वहाँ का जो यातायात लोड है वो सड़क पे ट्रांसफ़र किया है, जो हैवी व्हीकल्स हैं। उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने दोनों एंड में ट्रैफिक पुलिस लगा दी और सारे
जो हैवी व्हीकल थे उनको उस पर ट्रांसफ़र किया। इस तरीके से मेन रूट से गुजरने वाली हमारी जो क्षेत्रीय जनता है उसको इस चीज़ का बहुत ही लाभ और संतोष मिला। फिलहाल हम आपसे ये भी समझेंगे कि भ्रष्टाचार हर कोने में लिप्त है जी। आप चाहे वो टेक्निकल बात कर लें, ब्लॉकचेन आपने सुना होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स से बात कर लें, चाहे वो मेडिकल से बात कर लें, तो ये जो साइबर के थ्रू भ्रष्टाचार होता है इसको कैसे रोक सकते हैं, कुछ है आइडिया? देखिए, साइबर के भ्रष्टाचार से पहले हम एक बात करेंगे। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की 4 आधार हैं। पहले 3 ही थे लेकिन एक चौथा आधार स्तंभ बन गया है। पहला है हमारा विधायिका, दूसरा हमारी कार्यपालिका, तीसरी हमारी न्यायपालिका और इन सब के ऊपर है हमारा मीडिया संस्थान, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मीडिया पे तो आरोप लगते रहते हैं कि सरकार की चाटुकारिता करता है, जिसको दिखाते हैं जहाँ से विज्ञापन मिल रहा है वहाँ से दिखाया जा रहा है और जिसको नहीं मिल रहा है तो वहाँ से नहीं दिखाया जा रहा है। ये विपक्ष पार्टी का भी आरोप रहता है और कुछ लोग मीडिया पे हम प्रत्यक्ष रूप से आरोप तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं, अगर मीडिया चाह ले तो भ्रष्टाचार का काफ़ी हद तक निवारण हो सकता है। अब होता क्या है, तो मीडिया का काम तो दिखाना है सिर्फ। देखिए, मीडिया 2 तरह से दिखा सकता है। मीडिया एक तो दिखाता है कि जो सच्ची हैं, लेकिन मीडिया उनको भी कवर करता है जो भ्रष्टाचारी हैं। वो गलत परंपरा है। कौन कौन है वैसे आपकी नज़र में? किसी का नाम लेना अच्छा नहीं। पर आरोप लगे हों, कानूनी रूप से लगे हों, कानून के दायरे से रह करके तो लगे होंगे ना आरोप, ऐसा तो रहे होंगे। अभी देखिए, एक छोटी सी घटना बताता हूँ जो आपको पता लगेगा। तो पार्टी गेस्ट हाउस में मेयर साहब ने एक, क्या कहना चाहिए, मेयर साहब ने एक यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का समागम किया था। तो सब लोग मिले थे, लेकिन कोई भी यहाँ की जो समस्या है उससे उनको अवगत नहीं कराना चाह रहा था। वो बहुत छोटी छोटी समस्याओं को लेकर से उनसे मिले, जैसा हमारी नाली बनवा दीजिए, हमारी सड़क पे फुटपाथ पर लगवा दीजिए। लेकिन वो केवल सेल्फ सेंटर्ड लोग थे जो केवल अपनी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। मेरा मानना ये है कि जब सबकी समस्याएं दूर होंगी तो हमारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर अपने अगल बगल गुलाब के फूल बिछा दो तो खुशबू तो अपने आप हमको भी मिलेगी। और आप अपने अगल बगल गंदगी फैला दो तो उस गंदगी की भी बदबू आपको ही मिलेगी। निर्मला पांडे जी से अनुरोध किया, मैडम इस क्षेत्र में नाली और फुटपाथ, पार्क और ग्रीन बेल्ट, इन सभी चीज़ों को जो है भ्रष्टाचार ने, अगर मैं कहूँ, इनका भक्षण कर लिया है तो गलत नहीं होगा। भाई जैसे नाले के ऊपर आपने अतिक्रमण किया तो जो वाटर फ्लो, क्या हम एक लाइन में कह सकते हैं कि उसमें संलिप्तता आपकी नज़र में मेयर साहब के ऊपर है? देखिए, हम बड़ी उनका हाथ रहता है या उनके लोगों का हाथ रहता है, ऐसा कुछ? देखिए, किसी एक का ये तो सम्मिलित रूप से है। अभी ग्रुप एक तरीके से अभी आपने देखा कि जब भी कोई नई चीज़ बनती थी, रोड या कुछ, तो उसमें जो है कोई एक आदमी लिखता था कि इस निधि से बन रहा है और ये के प्रयास हो रहा है। लेकिन आज आप शिलान्यास पत्थर देखेंगे तो उसमें मतलब मोदी, योगी जी से लेकर के पार्षद तक सबका नाम होता है। ये इस बात को प्रदर्शित कर, जब रोड पर कहीं जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो रोड है ये सीधे योगी जी ने या मोदी जी ने कराई है। नहीं, हर नुक्कड़ और चौराहे पे देखो, वहाँ से लेकर के पार्षद तक जितने भी लोग हैं सबका इसमें योगदान है। अगर उस रोड में भ्रष्टाचार हुआ है, वो मानक के अनुरूप नहीं बनी है। देखिए, मानक हर चीज़ का हमारे नियम कानून में विद्यमान है। अगर सड़क इतनी चौड़ी है तो उसमें लेयरिंग कैसे होगी, उसमें मटेरियल किस अनुपात में पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारे मानक में निहित हैं। अच्छा, मैं इसमें पूरी तरीके से ठेकेदार को दोषी नहीं मानता। मैं तो चूँकि मैंने ग्लोबल टेंडर भी हैंडल किया है, ये भी हैंडल किया है, तो अब मैं टेंडर प्रक्रिया जिसपे भ्रष्टाचार होता है, मेन टेंडर प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले प्रपोजल बनता है, उसके बाद में जो है उसकी साइट सर्वे होती है। साइट सर्वे होने के बाद में उसका एस्टीमेट बनता है, फिर एस्टीमेट उसका जो भी सक्षम अधिकारी उनके साथ उनका अप्रूवल होता है। अप्रूवल होने के बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। आप तो इस विभागों में रहे तो आपके पास वाकई में पहले भी टेंडर आते रहे तो आपको सब पता है? बिल्कुल, मैंने ग्लोबल टेंडर तक भी हैंडल किए हैं। और उसमें सबसे पहले जो बात आती है कि जो टेंडर है, टेंडर का जो एस्टीमेट है वो बढ़ा चढ़ा करके बनाया जाता है, जिससे ये है कि ठेकेदार का नुकसान ना हो। ठेकेदार क्या करता है, उसको L1 बनना है तो उसको ठेका ये हासिल करना है
तो L1 बनने के लिए वो कम से कम रेट डालता है। जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू से ऑलरेडी कम होती है। अब मान लीजिए कोई ठेकेदार जो 70% 26% लेस में ले रहा है, कम में वो ठेका उठा रहा है कंपटीशन के कारण, तो वो कहाँ एडजस्ट करेगा। फिर वो कहता है कि साहब हमको जो है नगर निगम में भी देना है, हमको PWD में भी देना है, उनके अलग परसेंटेज फिक्स हैं। हाँ, ये तो हर विभाग में ऐसे चला आया कि कोई भी आप ठेका उठाएंगे तो चाहे ट्रांसपोर्ट का ले लें, मेडिकल का ले लें, शिक्षा का ले लें, किसी का भी ले लें, RTO का ले लें, सब में शुरुआत से लेके आखिरी तक चैन बनी हुई है। चैन बनी हुई है और सबका परसेंटेज फिक्स है। कानपुर में ही नहीं, हमें लगता है पूरे देश में ऐसा पूरे देश में है, पूरे देश में है। तो हमको लगता है कि युवाओं को आगे बढ़ चल के हिस्सा लेना चाहिए ना इसमें। आप इसको जोड़ने के लिए आपके पास में इस फाउंडेशन, जो भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन है, इसको लेकर के आप आगे। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताएं कि हमारा जो ये NGO है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है, दूसरा नीति आयोग से। तो और जो NGOs हैं उनकी अपेक्षा हमारी पावर, विश्वसनीयता कहना चाहिए मुझे, वो ज़्यादा है लोगों के बीच में। हाँ, नहीं, नाम भी और अच्छा है फिलहाल। जब से हमने ये भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन बनाया है, तब से लोग, कुछ जो ईमानदार लोग हैं वो लोग स्वतः आकर के हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत। लेकिन अब एक से और हाँ, बताइए बताइए। नहीं, पूछिए। हम ये चीज़ समझना चाह रहे थे आपसे कि सरल भाषा में आपकी एक लाइन थी इसमें कि हमसे लोग जुड़ें, क्योंकि सही बात है। अब ये इतना अच्छा मुद्दा है, आपके घर परिवार से भी शुरू होता है, पड़ोस से भी शुरू होता है, और मोहल्ले से और इलाके से, सब जगह आप कहीं भी जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार हर चीज़ में संलिप्तता दिखाई देती है। आपसे ये बनता है सवाल कि आप इसमें लोगों को जोड़ना चाहते हैं। भाई लोग जुड़ेंगे तो उनके दिमाग में, दिल और दिमाग में चीज़ें अच्छी उत्पन्न होगी और वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, जिससे कि भ्रष्टाचार में वो संलिप्त ना हो पाए। क्या बेनिफिट होने वाला है उनका जो इस संस्था से जुड़ सकते हैं? ठीक, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ये बताता हूँ कि लोग हमारी संस्था से कैसे जुड़ें। हमारे पास इसके 4 विकल्प हैं। एक तो ये है कि आप हमारी संस्था के सदस्य बने, दूसरा है आप स्वयं सेवक वॉलंटियर के रूप में योगदान दें, तीसरा है जनहित मुद्दों की जानकारी हमारे साथ साझा करें, चौथा है जागरूकता अभियान में भाग लें, क्योंकि मेरा मानना है जनता से सत्ता है, सत्ता से जनता नहीं है। ठीक बात है आपकी। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी। हाँ, ठीक, आपकी बात तो सही दिशा में जा रही है, लेकिन सवाल थोड़ा सा हम उस पर आ रहे हैं। जी, ठीक। फिर आपसे अपना प्रश्न दोहराइए कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, भ्रष्टाचार से लोग लड़ना चाह रहे हैं जी, सबके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं बना रहता है कि भाई हम यहाँ गए तो हमारे साथ भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठाता है जी। लेकिन आपने ऐसी एक संस्था बनाई है जिसका नाम है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण है, लोगों के अंदर जो डर व्याप्त है। ठीक बात। डर क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। डर उनका पद ना चला जाए, उनकी ऊपरी इनकम ना खत्म हो जाए। हाँ, सभी अपने आप पद से डर रहे, अपने कार्य से डर रहे, या हमारे साथ जो है कोई मैन हैंडलिंग ना हो जाए। और ये भी चीज़ होती है ना कि जैसे कमाने खमाने वाला आदमी है कि बीवी बच्चों को पाल रहा है, अमूमन से बात करें कि 15-20 हज़ार कमा रहा है, तो वो भ्रष्टाचार जैसे इतने बड़े, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, ये मगरमच्छ के, हाथी के, जो डायनासोर कहते हैं, इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये बहुत बड़ा है, उससे कैसे लड़े? वो अपना परिवार पाले कि पहले वो लाइन में लगा जा करके दुश्मनी लेकर के सब आगे बढ़े? देखिए, ऐसा है, इसमें हमारे 3 ग्रुप हैं, हाई इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप के पास समय नहीं है। मीडियम इनकम ग्रुप के लोग की समस्या है क्योंकि वो दोनों तरफ से मार खाता है, और जो लोअर ग्रुप है वो सक्षम नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम आज पूछें तो भ्रष्टाचार में मुख्य रूप से जो योगदान मिल रहा है या जो मिलता है वो मध्यम ग्रुप से मिलता है। अगर हमने मध्यम ग्रुप को ही जागरूक कर लिया तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो हमारा प्रयास है कि हम इन्हीं लोगों से, ठीक, बहुत अच्छी बात है, हम फिर उसी सवाल पे घूम करके आते हैं सरल भाषा में कि एक आम आदमी इस संस्था से जुड़ता है तो उसका क्या बेनिफिट आप संस्था की ओर से देने वाले हैं? मैं उसका बताता हूँ। देखिए, संस्था से जुड़ना उनको ये पता लगता है, सबसे बड़ी बात ये है कि एक फॉर्मेट भरा जाता है जिसके अंतर्गत जो है आप भी कोई भी शिकायत करते हैं उसको आपका गुप्त रूप रखा जाएगा, गुप्त रूप से रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, जिससे आपके साथ किसी प्रकार का कोई आपका नुकसान ना हो सके। ठीक बात। दूसरा ये है, उनको एक बड़ा आधार मिलता है ठीक बात, अपनी बात को
कहने का समझने का। भाई ये तो बात सही है, अगर कोई अकेला आदमी बात करेगा तो उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा। और जब हम संगठित रूप में, जब भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन के रूप में हम संगठित होकर के कोई मुद्दा उठाते हैं तो ऐसा नहीं, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और उनकी समस्या का समाधान होता है। तीसरा ये है कि अगर उनको कानूनी परिचय चाहिए तो हमारा जो फाउंडेशन है ये उसमें मदद करता है। हम तो ये भी कहते हैं, हम ये भी सिखाते हैं लोगों को कि आप RTI कैसे डालेंगे, आप जनहित याचिका कैसे डालेंगे। हम उनके लिए वो फॉर्मेट भी बना के दे देते हैं कि भाई आप इसी तरीके से आप RTI में ये शिकायत कर सकते हैं, आपकी समस्या ये है तो आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं। भाई उसको RTI का फॉर्मेट देना पड़ेगा, उसमें हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते या हम कोई ये नहीं साझा कर सकते कि साहब हम व्यक्तिगत समस्या कोई नहीं उसमें लिख सकते हैं। सामूहिक रूप से होना चाहिए। सामूहिक रूप से होना चाहिए। तो आपको अपनी समस्या रखनी है तो सामूहिक रूप से रखना पड़ेगा, RTI का पहली है। अगर जनहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, RTI इन सब से भी अगर हमारा नहीं हुआ तो हम लोग जो है इसकी जनहित याचिका डालते हैं। देखिए, जनहित याचिका डालने के लिए अगर पर्यावरण से रिलेटेड है तो उसके लिए हमारा NGT, और पर्यावरण से रिलेटेड अभी हमने एक NGT में बताया था, मैं अभी उसका डिस्कस करूँगा कि कैसे हुआ। NGT जो है पर्यावरण में रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में वो तुरंत एक्शन लेता है। दूसरा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आपको यहाँ एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी NGT में कोई मुद्दा उछालते हैं या उनको बताते हैं, कहते हैं, तो उसके बाद जो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने के हकदार होते हैं। ठीक है, मतलब हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि अगर आप इस संस्था से जुड़ रहे हैं तो आप कई चीज़ों से लाभ पा सकते हैं। हमको लगता है समय से पा सकते हैं, आप दिमागी रूप से मजबूत हो सकते हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आपका भ्रष्टाचार सल्तनत में धन जा सकता है, भाई कोई काम कराने के नहीं हो रहा है तो धन लग रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, अधिकारी मांग रहा है, तो हो सकता है कि संस्था से जुड़ करके आपको वो राह मिल जाए कि वो धन आपका ना जाए। आप जागरूक हो सकते हैं, शायद यही पॉइंट है, हमें लगता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जागरूक होंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका धन बच सकता है। फिलहाल ये जो समस्या ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये किसी एक क्षेत्र की नहीं है। नहीं, कोई एक व्यक्ति इन समस्याओं से निजात नहीं पा सकता है, निजात नहीं पा सकता। ये पूरे एक अदृश्य समस्या है जी। है तो समस्या, कहते हैं जो हवा है, दिखते नहीं है लेकिन है। भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान भूत की बात करके कहते हैं लेकिन दिखते नहीं, भगवान कहते हैं लेकिन दिखते नहीं। वैसे ये भी एक चीज़ है कि भ्रष्टाचार है लेकिन दिखता नहीं। इसको देखने के लिए सर क्या किया जा सकता है, कैसे देखा जाए? अधिकारी देखें, नेता देखें, जनता देखें, कौन देखें? देखिए, इन लोगों को देखना होता है तो ये लोग पहले देखते हैं, तो आम रूप से हमको लगता है और समस्या होती नहीं, भ्रष्टाचार होता ही नहीं, समस्या होती नहीं। ये लोग नहीं देख रहे हैं इसीलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार क्या और हमारा संविधान, हमारे नियम कानून इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार में काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। मतलब वही पॉइंट आता है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, बिना जागरूकता के नहीं हो पाए, बिना जागरूकता के नहीं हो सकता है। उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। एक आपसे सवाल ये है कि आप अब क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी संस्था की ओर से कि लोग क्या करें ऐसा? अब आप पिछले क्वेश्चन का हम एक जवाब देना चाहते हैं कि NGT से हमें कैसे राहत मिली। मैंने एक आर्टिकल लिखा था और प्रेस में भी दिया था कि कानपुर धूल, धुआं और प्रदूषण से त्रस्त है। मैंने उसकी काफ़ी जनप्रतिनिधि सुरेंद्र मैथानी जी को भी दी थी, मैंने प्रेस में भी दिया था, तो उस पर वो ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन वो एक कॉपी जो है सुरेंद्र मैथानी के पास मेरी पड़ी हुई थी, जो हमारी संस्था की तरफ से गया था। ये NGT के डायरेक्टर से मिलने गए तो पता नहीं क्या इनके मन में आया, वो मेरी वो एप्लीकेशन लेके चले गए। एप्लीकेशन लेके चले गए तो उन्होंने डायरेक्टर को वो एप्लीकेशन हमारी दे दी। तो डायरेक्टर ने ये देखा कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डस्ट की। तो उन्होंने यहाँ CDO के यहाँ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ एक मीटिंग की थी, जिसमें अध्यक्षता हमारे जिलाधिकारी ने की थी। उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे पास हैं। उसमें ये चर्चा का विषय हुआ कि ये आखिर कैसे हो। तो ये हुआ कि जो हमारे कच्चे फुटपाथ हैं पूरे कानपुर के, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग लगाई जाए।
अब सवाल ये हुआ कि इस इंटरलॉकिंग के लिए पैसा कहाँ से आया। तो उसके लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि इस समस्या का निवारण के लिए धन की आवश्यकता होगी और सीपीसीबी के प्रयास से सरकार ने फंड मुहैया करवाया और उस फंड से शहरों में जो फुटपाथ हमारे कच्चे बने हुए हैं उनके ऊपर इंटरलॉकिंग का काम शुरू हुआ। अब एक बात यहाँ फिर आती है, भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार। फिलहाल आपने जो अपनी बात बताई बहुत अच्छी बात बताई। हमको लगता है कि इस जानकारी सबको होनी चाहिए। फिलहाल हम अब आगे का रुख करते हैं। अगर आप किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ जानकारी ले रहे हैं, तो आपके लिए जानकारी का विषय ये है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए एक पहला कदम तो स्वयं आपको ही उठाना पड़ेगा जी। अगर आप अपनी भावनाओं से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दिमाग से अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद भ्रष्टाचार को कहीं खत्म नहीं किया जा सकता। आप उस चक्की में पिस रहे हैं और पिसते रहेंगे। फिलहाल विनोद श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने अपनी शब्दावली में बताया कि हम अपने फाउंडेशन को यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त फाउंडेशन को कैसे चला रहे हैं, इसके क्या मकसद हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या भूमिका है। इन सारे पहलुओं पर इन्होंने हमको जानकारी दी और उन पहलुओं को आपको भी समझना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो विनोद श्रीवास्तव जी से आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं या नए मुद्दे की मेल साइट पर भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर से मैं बोलूँगा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ में। जय हिंद। हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये कहीं ना कहीं जो है धन से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रायोरिटी है धन कमाना। उनको चुनती थी, लेकिन आज क्या है, आज पार्टी उनको चुनती है। क्या आप उसके साथ में चलेंगे या उसका विरोध करेंगे नेता का? नहीं, कि जितने भ्रष्टाचारी हैं इन तीनों में से कोई ना कोई रूप अपनाते हैं। हाँ हाँ।